रोड कर्व है, लेवल है ना, और इस रोड पे एक कार को हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कर्व रोड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पर मैंने एक कार ड्रॉ कर दी, इसके हेडलाइट्स बना दी, इसके व्हीकल्स बना दिए, है ना। डायरेक्शन ऑफ क्या दिखा दिया, वेट, जिसका फॉर्मूला होता है mg। इसको अपोज कौन करेगा, इसके ठीक ऊपर में नॉर्मल डायरेक्शन हमने लगा दिया। क्योंकि मोशन ऊपर नीचे नहीं है, पहले भी डिस्कस किया था, तो इनका वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिखा कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है। दिस इज आर इक्वेशन 1, डन। अब देखो, जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है, कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही होती है ना, तो मुझको ये बताओ कि रोटेशन के लिए कौन सी फोर्स उसको चाहिए। तो आप बोलोगे सर वो फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, जो सेंटर की तरफ लगती है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है mv²/। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, कि जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है, कोई भी चीज़, ठीक है, तो रोटेशन के लिए उसे जो फोर्स चाहिए होता है, उसके वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं है, फोर्स एक्चुअली में रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। उस एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अर्थ है, और अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है ना। तो जब अर्थ के अराउंड मून घूमेगा, तो कौन है वो फोर्स जिसने इस अर्थ को बांध रखा है मून के साथ में, जिसकी वजह से ये मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो वो ग्रेविटेशन है, वो सेंट्रीपिटल नहीं है, वो ग्रेविटेशन है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1m2/r², इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू mv²। समझ गए। उसी तरह से सपोज करो कि एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी चारों तरफ घुमा रहा है ऑर्बिट में, ठीक है। तो कौन सा फोर्स यहाँ इक्वल है, या फिर विच फोर्स इज नेसेसरी फॉर द रोटेशन, है ना। तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि रोटेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही, वो तो होगा ही, वो तो है ही यहाँ पर mv²। बट उसकी वैल्यू किसके बराबर है वो आपको देखनी पड़ती है, किसके बराबर वो आपको देखनी पड़ती है। तो मुझे सोच के बताओ कि जब भी कोई कार एक रोड पर रोटेट कर रही होती है, तो वो कौन सा फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। मीन्स आई एम आस्किंग यू कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल और नेसेसरी फॉर द रोटेशन, है ना, एंड विच विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो बेटा, आंसर होगा फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। अब सोच के देखो, मैंने क्या किया, इस रोड पर ढेर सारा लुब्रिकेंट गिरा दिया, इसको पूरा पॉलिश कर दिया। तो ये जो गाड़ी है ना, ये ऑफ रोड हो जाएगी, ये रोटेट कर ही नहीं पाएगी। तो फ्रिक्शन वो नेसेसरी फोर्स है जिसने इसे रोड पर बांध रखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, the necessary centripetal force, okay, for the rotation is friction। यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहाँ पर कुछ और होगा, ग्रेविटेशन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, एंड मैनी मोर। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, और फ्रिक्शन को हम लोग देखते हैं F = μ×n, करेक्ट। अब आप देखो तो बेटा n की वैल्यू तो पता है mg, तो mv²/r की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये हो गई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू mg के बराबर। mm कैंसिल हो गया, आपके पास में वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई, दैट इज इक्वल टू μ/r(g). ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ कि द वेलोसिटी इज मे बी स्मॉलर देन और इक्वल टू μ/g। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये गाड़ी स्लो मूव करना चाहे तो कर लेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप एकदम धीरे धीरे गाड़ी को घुमा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड से घुमाना चाहो, तब तक मतलब जब तक कि आपकी जो गाड़ी है वो रोड पर ही रहे, ऑफ रोड ना हो जाए, तो वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो वो मैक्सिमम स्पीड होगी इसके बराबर। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी तो वो गाड़ी ऑफ रोड हो जाएगी, है ना। तो इससे कम हो सकती है या मैक्सिमम इसके बराबर हो सकती है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ए कार टू नेगोशिएट ऑन ए कर्व रोड, है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं। डन।
क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ कर्व रोड पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। बैंकिंग ऑफ कर्व रोड क्या होता है? तो टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। तो बैंकिंग ऑफ कर्व रोड क्या है? एक्चुअली में जो कर्व रोड्स होती है ना, उसमें जब भी कोई व्हीकल चलता है तो जो टायर्स होती हैं व्हीकल्स की, उसमें फ्रिक्शन आता है और इस फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टियर ऑफ द टायर्स होता है और टायर घिस जाती है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर रोड में फ्रिक्शन हो तो सीधी सी बात है कि टायर घिसेगी ही, है ना। और कर्व रोड में बिना फ्रिक्शन का कोई भी व्हीकल्स रोटेट नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि बिना फ्रिक्शन का गाड़ी रोटेट नहीं कर पाएगी। फ्रिक्शन इज़ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाय द हेल्प ऑफ विच अ व्हीकल कैन रोटेट ऑन अ कर्व रोड। बट फ्रिक्शन अगर है तो फिर टायर घिसेगा भी। तो क्या किया जाता है? रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है, आउटर एज को उठा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बैंक करना, राइट। तो हम ड्राइंग द डायग्राम फर्स्ट। ये आपका कर्व रोड है, ठीक है। और इस कर्व रोड में हमने रोड को एक सर्टेन एंगल से, थीटा एंगल से बैंक कर दिया, रेज कर दिया आउटर एज को। अब देखो यहाँ पर ये व्हीकल है, सपोज करो ये व्हीकल है, ठीक है। ये व्हीकल के टायर मैंने बना दिया, ये हेडलाइट्स हैं लाइक। अब आप सबसे पहले इसमें क्या ड्रॉ करो कि एम जी दिखाओ। डायरेक्शन ऑफ एम जी किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। आपको इसमें बेसिकली करना क्या है? आपको इसमें दो चीज़ों को रिजॉल्व कर देना है। एक एन को, ठीक है। तो पहले मैं एन को रिजॉल्व कर लेता हूँ। ये थीटा यहाँ आ गया, तो जिसकी वजह से ये थीटा यहाँ भी आ जाएगा, है ना। देखो ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा एन कॉस थीटा और दिस साइड विल बिकम एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। एन को रिजॉल्व कर लिया। फ्रिक्शन किधर है बताओ? देखो ये जो व्हीकल है ये किधर जाना चाह रही है? तो सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है तो ये हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर जाना चाहती है। तो ये सेंटर से दूर जाना चाहेगी, मतलब ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन इसको नीचे की तरफ खींच के रखा है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर है? नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, दिस साइड। तो ये जो साइड है, ये साइड है फ्रिक्शन का। अब अगर ये फ्रिक्शन का साइड है तो थीटा का यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे थीटा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको जेड ड्रॉ करता हूँ। देखो मैं इसको बना दे रहा हूँ जेड। जेड बन गया। तो ये अल्टरनेट एंगल यहाँ आ जाएगा, तो ये थीटा यहाँ जैसे ही एंट्री मारेगा एफ के कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे मैं दिखाऊँ अगर, तो इस साइड फ्रिक्शन है और इस साइड अगर फ्रिक्शन होगा तो ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा और इसके यहाँ आने की वजह से नीचे यहाँ पर एफ साइन और यहाँ इसकी तरफ एफ कॉस आ जाएगा। मैं इस डायग्राम में क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको दिखा दूंगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि सर एन साइन किधर है, एफ कॉस किधर है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो द फैक्ट इज़ दैट कि नीचे की तरफ कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो है एम जी और वो है एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ एम जी और प्लस एफ साइन थीटा, इनका जो एडिशन है ये ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जो ठीक वर्टिकली अपोजिट है वो है एन कॉस थीटा, ये फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एन कॉस थीटा। तो एम जी ये एन होता है, इधर एम जी आता है, ये थीटा अगर यहाँ होगा तो हम इसे यहाँ दिखा सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। जिसकी वजह से ये एन कॉस और इधर एन साइन आ गई। इधर एम जी है तो इधर एम जी कॉस और एम जी साइन आएगी, बस उसकी ज़रूरत है नहीं तो वी विल नॉट राइट इट, है ना। तो ऊपर की तरफ एन कॉस है, नीचे की तरफ एफ साइन है और एम जी भी नीचे की तरफ ही है। तो नीचे कितने फोर्सेस का एडिशन हो जाएगा? इन दोनों का। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बताइए? एम जी प्लस एफ साइन थीटा का एडिशन है एन कॉस थीटा के बराबर, ओके।
और इस तरफ क्या है, इस तरफ है हमारे पास दो फोर्सेस जो हैं एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व रोड। दो इक्वेशंस क्रिएट हो गए, ठीक है ना। अब देखो, इसको मैं इक्वेशन मान ले रहा हूँ और मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ एन कॉस थीटा, एफ को उधर भेज दो, माइनस एफ साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू एम जी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय एम जी, एम एम कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम वी स्क्वायर बाय आर जी। अब देखो, इसमें हमें फ्रिक्शन को लाना है, मतलब आपको कोफिशिएंट फ्रिक्शन को लाना है। हमें पता है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता है ना, तो इसमें कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू को बोलते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू का फॉर्मूला होगा एफ बाय एन। तो हमें इस इक्वेशन में इसकी एंट्री करवानी है म्यू की, तो कैसे करवाएंगे, तो आप बोलोगे सर एफ तो है ही, एक काम करते हैं एन से डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, एन से कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके दोनों पोर्शन को, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एक साथ। किससे कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम लोग कर देते हैं उसको, या तो एन कॉस से कर दो, या एन साइन से कर दो, या एफ साइन से कर दो, या एफ कॉस से कर सकते हो, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ एन कॉस थीटा से। तो कितना आ गया यहाँ बताओ, एन साइन प्लस एफ कॉस बाय एन कॉस, मतलब एन साइन बाय एन कॉस, एन एन कैंसिल, टेन थीटा। फिर यहाँ एफ कॉस बाय एन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, एफ बाय एन, करेक्ट। नीचे आते हैं, एन कॉस बाय एन कॉस कैंसिल, वन माइनस एफ साइन बाय एन कॉस, अगेन साइन बाय कॉस इज 10 एंड एफ बाय एन, तो एफ बाय एन 10 थीटा। ये पोर्शन ऐसा ही रह जाएगा। दिस इज डन। देखो एफ बाय एन मेरे पास आ गया ना, एफ बाय एन का मतलब यहाँ पे मेरा म्यू ने एंट्री कर लिया। 10 थीटा प्लस एफ बाय एन की जगह कौन आ जाएगा, म्यू बाय 1 माइनस म्यू इंटू 10 थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, करेक्ट। हो गया हमारा इतना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो दिस विल बिकम न्यू प्लस 10 थीटा ओके बाय 1 माइनस म्यू 10 थीटा। तो v का वैल्यू आ गया अंडर रूट आर जी इंटू म्यू प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस म्यू 10 थीटा। चलो, हमने बैंक किया क्यों था, हमने बैंक इसीलिए किया था क्योंकि बैंक करने से हमें एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है, बिना फ्रिक्शन का गाड़ी रोटेट कर पाती है। अभी तक हमने क्या सीखा था, कर्व रोड में फ्रिक्शन के बिना गाड़ी रोटेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से वो घूम पाती है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि फ्रिक्शन की वजह से ही वेयर एंड टेयर टायर्स भी होते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जीज भी होती है, तो डिसएडवांटेज भी तो है। तो क्या किया हमने, रोड को बैंक कर दिया। बैंक करने से क्या हुआ बताओ, फ्रिक्शन को अगर हटा दे तो भी गाड़ी को रोटेट कर पाएंगे। कर सकते हैं क्या, देखते हैं। अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाता है तो म्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो जीरो हो गया ना, राइट। तो क्या रोटेट कर पाएगी गाड़ी, तो पुट कर दो, v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट r इंटू जी, म्यू जीरो, यू हैव ओनली 10 थीटा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर हम लोग किसी कर्व रोड को बैंक कर दें तो बिना फ्रिक्शन का भी गाड़ी रोटेट कर जाएगी। ये किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी किस पर, एंगल पर और रेडियस पर, रेडियस ऑफ द कर्व रोड पर। जबकि पहले अगर इसको बैंक नहीं किया तो फॉर्मूला आता था v इक्वल टू ओनली म्यू आर जी। ये कब आता था, ओनली कर्व रोड में
आता था। इसमें बैंकिंग थी क्या? इसमें बैंकिंग नहीं थी। तो इसमें अगर आप म्यू को 0 कर देते हो तो भी 0 हो जाएगा, मतलब पाएगा आपकी जो भी गाड़ी है वो रोटेट नहीं कर पाएगी। बट इसमें हमने रूट को बैंक करने के बावजूद रूट को बैंक करके कर दिया तो आराम से गाड़ी घूम जाएगी, बिना फ्रिक्शन में भी ये पॉसिबल है। ठीक है।